आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूं दुनिया भर के सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर दुनिया मेरे आगे। हमारी इस खास पेशकश में आज बात पाकिस्तान की नई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की। जी हां, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी कंट्री की नई सिक्योरिटी पॉलिसी का ऐलान किया है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि ये पाकिस्तान की पहली सिक्योरिटी पॉलिसी है। इस दस्तावेज के 100 पेज के ऑपरेशनल पार्ट को सीक्रेट रखा गया है और बाकी के हिस्से को ही सरेआम जाहिर किया गया है। तो क्या है पाकिस्तान की नई सिक्योरिटी पॉलिसी और साउथ एशिया, खासकर हमारे मुल्क का इससे कितना सरोकार होगा, जानने के लिए आइए बात करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है दो खास मेहमान, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के प्रेसिडेंट एम्बेसडर वीरेंद्र गुप्ता और साथ में है MPIDSA में रिसर्च फेलो प्रदीप सिंह गौतम। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में वेलकम है। तो सबसे पहले वीरेंद्र जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह का प्रेशर पाकिस्तान नहीं, मुझे नहीं लगता है। कहते हैं कि कई सालों से ये बातचीत चल रही है, 7 सालों से इस पे काम हो रहा है। तो इमेज मेकओवर की बात है। अफगानिस्तान में जिस तरह से डेवलपमेंट्स हुए, तालिबान की सरकार आई और बहुत खुल के बात सामने आई कि पाकिस्तान अमेरिका को पूरी तरह से धोखा दे रहा था जी। अमेरिका से पैसे ऐंठ रहा था और साथ साथ अंदर तालिबान को भी मदद कर रहा था, टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा था। टेररिस्ट एक्टिविटीज दुनिया भर में उन्होंने उस चीज़ से कोई बदलाव नहीं किया। इंडिया के खिलाफ भी उनका रुख जो है और आप देखें कि अगर एक पाकिस्तान की इनहेरेंट आप एट्रीब्यूट्स देखें, बहुत बड़ा मुल्क है, दुनिया के सबसे बड़े 8-10 मुल्कों में पाकिस्तान का नंबर है जी। 200 मिलियन की पॉपुलेशन है जी। अच्छे मेहनती लोग बाग हैं वहाँ पे, अच्छा मुल्क है, पैदावार जगह है। तो पाकिस्तान तो स्वर्ग बन सकता है, लेकिन पाकिस्तान को अपनी जो है ये हरकतें छोड़नी पड़ेंगी और पाकिस्तान को सिंसियर होना पड़ेगा कि इंडिया से लड़ाई झगड़े करने की बजाय आप अपने लोगों पे ध्यान दीजिए ना। मोटे तौर पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो सरकार है और सरकार और मिलिट्री दोनों ही मिलके, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की वेलबीइंग के लिए, पाकिस्तानी लोगों की वेलबीइंग के लिए कभी भी सोचा है, ना ही सोच रहे हैं। और ये इस तरह के पॉलिसी डॉक्यूमेंट बना के सोचते हैं कि इमेज मेकओवर करके और दुनिया में शायद उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाए। कुछ लोग गलेबल हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी में शायद उनकी बात को एक्सेप्ट करें। दूसरी एक बात यह है कि कई सारे लोग इसमें भी इंटरेस्टेड होते हैं कि इंडिया की बढ़ती हुई जो ताकत को रोकने की ज़रूरत है, कि इंडिया पे ब्रेक्स लगने चाहिए। तो इंडिया को थोड़ा बहुत उलझा के रखो, और वो ये चीज़ में इंटरेस्ट होते हैं कि अगर पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को थोड़ा सा इम्प्रूव करें। वो ये कहेंगे कि नहीं, पाकिस्तान तो इंटरेस्टेड है, देखिए बातचीत करने में, और इंडिया ही नहीं कर रहा है जी। तो ऐसी ताकतें हैं, हमें मालूम है ऐसी ताकतें हैं लोग बाग, लेकिन अगर ठंडे दिमाग से सोचा जाए तो इसमें कोई बदलाव नहीं नजर आता है और पाकिस्तान सिर्फ अगेन इज बैक टू स्कोरिंग पॉइंट्स जी। जी प्रदीप जी, जैसे कि इंटरनल वेलबींग की बात की वीरेंद्र जी ने, तो कहीं ना कहीं क्या पाकिस्तान के लोगों को भी कहीं शांत करने के लिए एक पॉलिसी ये जारी की गई है? ये कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है, सिर्फ हम पैसा जो है आर्मी पे, आर्म्स पे नहीं लगा रहे हैं, काफ़ी डिटेल्ड ये पॉलिसी जारी की गई है कहीं ना कहीं उन लोगों को शांत करने के लिए भी। और सेकेंडरी दूसरी बात ये कि इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर भी क्या कुछ इस पॉलिसी में कहा गया है? देखिए, एक फॉरवर्ड जो है इसका वो इमरान खान साहब ने लिखा है। तो एक टर्म यूज़ करते हैं उसमें, इस पॉलिसी में भी उन्होंने लिखा है वो कि वो रियासत मदीना बनाना चाहते हैं, या जिसको एक तरीके से वो वेलफेयर स्टेट समझते हैं कि एक वेलफेयर स्टेट की तरह बनाना चाहते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब है क्या इसमें, जो
एक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की पहले ये बात करते हैं कि जो गरीब और अमीर में अंतर कम होना चाहिए। तो उसको कम होने के लिए जो वो तरीका लिखते हैं वो ये लिखते हैं कि हम एहसास स्कीम चलाएंगे या पनाहगाह स्कीम चलाएंगे। ये सब हैं, मतलब वो स्कीम है जहाँ पे शेल्टर खोले जाते हैं या लंगर चलाए जाते हैं। तो अगर आप अमीर गरीब का अंतर खत्म करना है आपको, तो भारत पाकिस्तान दोनों अलग हुआ। भारत में लैंड रिफॉर्म लग गए और जमींदारी खत्म हो गई। पाकिस्तान में आज तक नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा इशू है वहाँ का, कि वहाँ पे जिसको वडेरे कहते हैं वो, कि वहाँ पे वडेरे होते हैं, लैंडलॉर्ड होते हैं, और वो जो फ्यूडलिज्म है वो उनके पूरे पॉलिटिक्स में और हर जगह पे दिखता है। तो वो एक पैराग्राफ है। तो जो मुद्दा है, आपको मुद्दे से बिल्कुल दाहिने टर्न लेके साइड से तो ये दिक्कत है। दूसरी चीज जैसे वो इशू लिखते हैं कि जिसको हॉरिजॉन्टल इनइक्वालिटी को खत्म करने की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब जैसे सिंध, बलूचिस्तान, केपीके और पंजाब में अंतर न रहे। लेकिन असल में आप अगर पॉलिसी देखिएगा तो अभी पिछले महीने में बलूचिस्तान में बिल्कुल बंद हो गया था। बहुत बड़ी मुहिम चल रही थी। सिंध में मुहिम चल रही है कि जैसे वहाँ से जो सुई गैस निकलती है वो सारी पंजाब क्यों आ जाती है। ग्वादर के पास जो मछली पकड़ने का है वो बलोचों को क्यों नहीं मिलता। देखिए टोटल मुद्दा क्या है कि बातें, जैसे अगर आपको खूब अच्छी बातें लिखनी हो तो बात मतलब वर्ड्स आर चीप, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो वो बातें, जैसे एक अच्छा सा एक निबंध लिखना हो तो आप अच्छा निबंध लिख दीजिए, सदा सत्य बोलो वाली बातें। तो इनइक्वालिटी की बात उन्होंने की। फिर जैसे आपको मसलन बताएं, उसमें लिखा हुआ है एजुकेशन को लेके कि हमको बहुत अच्छा ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना है और एजुकेशन में हमको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान को बिल्कुल हब बनाना है। बात बहुत अच्छी है, लेकिन हकीकत क्या है कि आप पिछले साल आपने अरबिक लैंग्वेज को आप कंपलसरी करने की बात कर रहे हैं, या सिंगल नेशनल करिकुलम लाने की बात कर रहे हैं, जिसमें कि आपको मजहबी पढ़ाई आप सबके लिए कंपलसरी करने की बात कर रहे हैं। अच्छी बात है, आप अगर ऐसा करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये करने से, अरबी पढ़ाने से और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सीधा क्या रिलेशन है, वो हमें बात नहीं समझ में आती। तो जिसको कॉल और फेल में तजादात कहते हैं, वो दोनों चीजों को आप मिला के जब देखेंगे तो लगेगा बातें एक कुछ और लिखी हुई हैं कागज में, और उनकी जो हरकतें हैं उन दोनों से वो चीजें लगता नहीं कि जिस बस में बैठे हो बस वहीं जाती है जहां वो जाना चाह रहे हैं। जी वीरेंद्र जी, ये जो प्रदीप जी ने बात उठाई है कि जो बातें कही गई हैं वो कोरी बात लगती है, कि क्या वजह है कि इट इज़ नॉट बैक बाय एक्शंस, या इम्प्लीमेंट किस तरह से करेंगे, या अब तक जिस तरह से पाकिस्तान का हमेशा कहता रहा है लेकिन उसने कभी अपनी बातों पे अमल नहीं किया है, उस वजह से ये बात कहते हैं, क्या वजह है? देखिए, हर ही देश में थोड़ा बहुत गैप होते हैं जी। जो कहना है और जो करना है। लेकिन पाकिस्तान के केस में ये बहुत ब्लेटेंट है, बिल्कुल साफ नज़र आता है, बहुत ज़्यादा गैप है। और इक्वालिटी की बात कर सकते हैं, लेकिन इक्वालिटी उनके जहन में नहीं है, उनकी डीएनए में नहीं है। फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी है और उसी तरह से चल रही है। मुझे नहीं लगता कि कोई ठोस कदम उठाए गए हैं, कि जैसा गौतम जी ने बोला, कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं उस इक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए। जी। और आपके पास जो इंटरनल रिसोर्सेज हैं उससे आप इकोनॉमी को इम्प्रूव कर सकते हैं, खुशहाली ला सकते हैं। लेकिन आजकल ऐसा जाना जाता है हर जगह कि आपके रिसोर्सेज सफिशिएंट नहीं होते, तो बाहर से इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब जो पाकिस्तान की जो हालत है, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, और ख़ासकर टेररिस्ट एलिमेंट्स, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म, उन्होंने रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म के बारे में भी एक अपनी मजबूरी जाहिर करी है कि ये बहुत बेकार चीज़ है, बहुत ख़राब चीज़ है और इसको हटाना चाहिए जी। इससे कमज़ोरी होती है जी। तो ये भी एक हंसने वाली चीज़ है, क्योंकि हमेशा जो है वो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म का सहारा लिया गया है। मिलिट्री आजकल वही चला रही है जी। तो मिलिट्री ने और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सब लोगों ने रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म का फ़ायदा लिया इलेक्टोरल गेन्स के लिए। तो वो लोग अगर ऐसी बातें करते हैं तो समझ में नहीं आता कि कितनी सिंसियरिटी है। तो आई थिंक ये डॉक्यूमेंट ठीक है। ऐसे डॉक्यूमेंट बहुत सरकारों में जारी किए जाते हैं। तो मैं अगर टिप्पणी के तौर पे अगर कहूँ, मोटे मोटे तौर पे, तो मैं इस डॉक्यूमेंट को कोई तवज्जो नहीं दूंगा जी।
मैं तवज्जो दूंगा उस चीज़ को कि उनके एक्शंस क्या आते हैं। जी। इस डॉक्यूमेंट के बाद में क्या कोई बदलाव नज़र आता है या इसके पहले कोई बदलाव नज़र आया, मुझे नहीं नज़र आता है। तो कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है कि पाकिस्तान अपना रवैया और रुख बदलने के लिए तैयार है या पाकिस्तान इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ कोशिश कर रहा है या फिर पाकिस्तान इंडिया से संबंधों को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है। इन किसी भी चीज़ में जिन चीज़ों को बहुत अहम स्थान दिया गया है डॉक्यूमेंट में, उस पे किसी पे भी कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं लिए गए और ना ही मुझे उम्मीद है कि अगले आने वाले वक्त में ऐसे कुछ स्टेप्स आने वाले हैं। जी प्रदीप जी, पहली बार पाकिस्तान ने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी डॉक्यूमेंट जारी किया है। इसमें उसका रुख कश्मीर की तरफ कैसा रहा है? क्या कुछ आर्टिकल 370 के बारे में कहा गया है या कुछ उसके ऊपर जिक्र ना करने के बारे में कहा गया है? क्या कुछ कश्मीर को लेकर के कहा गया है? कश्मीर में उनकी जो पुरानी स्थिति थी और जो पोजीशन है, लगभग उनको उसी को उन्होंने रिपीट किया है, रिटरेट किया है, दोहराया है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस की बात की हैं, सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात की हैं खुद। तो ये सब बातें बहुत पुरानी हो गई, वो उससे पानी बहुत आगे बढ़ गया। वो 5 अगस्त 1990 वाली जो बात थी उससे उसको जिक्र इसमें नहीं है। 2019 आप हाँ, सॉरी, हाँ। तो 5 अगस्त 2019 के बाद उन्होंने ये कहा था कि आप उन चीज़ों को, भारत जो है उन चीज़ों को वापस कर ले तो बात होगी। हाँ, उस चीज़ को इस पॉलिसी में मेरे ख्याल से एक्सप्लिसिटली नहीं मेंशन किया गया है, साफ साफ नहीं लिखा गया। उस चीज़ को वो बंद कर दिए हैं कहना। लेकिन अगर ये कोई कंसेशन नहीं है हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि जो हमने 370 जो भारत ने हटाया वो वैसे भी हमारा इंटरनल मैटर है, और उसके अलावा वो तो उनके तो जो डिस्प्यूट है कश्मीर पे वो तो अलग ही डिस्प्यूट हैं। अगर वो खुद बहुत ऊपर चढ़े जाएं और वहां से कुछ नीचे आ जाएं तो उनके नीचे आना मेरे लिए कंसेशन नहीं हो सकता। तो उस पे अगर कश्मीर पे भी देखें तो मेरे हिसाब से कोई कंसेशन नहीं है। उनको अगर बात करनी चाहिए थी तो जैसा एम्बेसडर साहब ने कहा, पीओके पे बात करनी चाहिए थी। हमारा भी एक पोजीशन है और संसद में आज भी सीटें खाली हैं वहाँ के एमपीज के लिए, वहाँ जेएनके असेंबली में सीटें खाली हैं पीओके के आने वाले एमएलएज के लिए। तो वो हमारा स्टेटेड पोजीशन है। 1994 में पार्लियामेंट का रिजोल्यूशन है कि पीओके भारत का पार्ट है, अभिन्न अंग है और वो हमें चाहिए। तो उस पर हम भी बिल्कुल उसी जगह पे हैं और पाकिस्तान का कोई बहुत ज़्यादा अंतर तो हमें नहीं दिखता वहाँ पे। जी वीरेंद्र जी, इसमें कुछ पार्ट को जो है वो पब्लिक नहीं किया गया है, उसमें क्या कुछ हो सकता है जो कि नहीं पब्लिक किया गया? उस पर तो टिप्पणी करना मुश्किल है क्योंकि उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। अब मोटे तौर पे ये वाइट पेपर जब होता है तो उसमें होते हैं जनरली एक पब्लिक पार्ट और एक अंदर का, तो वो सरकार ने अपने गाइडलाइंस के लिए रखेंगे और उसमें अपनी पॉलिसी किस तरह से वो करेंगे, क्या उनके रिलेशंस चाइना के साथ हैं, क्या रिलेशंस अमेरिका के साथ हैं, शायद उस पर कुछ टिप्पणी होगी। जी इंडिया से किस तरह से रिलेशंस को ऐसा रेगुलेट करके जिससे उनको फ़ायदा हो। तो वो पब्लिकली तो सब कहना चाहते हैं ना कि हम सबका फ़ायदा हो, और इंटरनल डॉक्यूमेंट जो कि हमें पब्लिक नहीं करना है उसमें सिर्फ शायद अपने फ़ायदे की बात करते हैं। तो जो उनकी वास्तव में सोच है जिसको कि बहुत सजा संवार के प्रेजेंट किया गया है पब्लिक डॉक्यूमेंट में, शायद उसको ज़्यादा क्लियरली और ओपनली लिखा गया हो उन पन्नों में। जी प्रदीप जी, आपको क्या लगता है कि आज के जो हालात हैं उसमें पाकिस्तान क्या छुपा सकता है और क्या दिखाने की कोशिश करेगा? देखिए, ये तो थोड़ा सा मतलब स्पेकुलेशन करना हो जाएगा, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए आज की डेट में वो जिसको कहते हैं रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, या उससे कैसे एक्चुअली उनको, हम अगर इंटरनल उनकी बात करें, अब उनको ऐसा कभी कभी ऐसा देख के लगता है बातचीत में कि शायद उनको पता चल गया है कि ज़िया-उल हक के समय पे जो उन्होंने हरकतें की थी उससे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होने लग गया है। जी मज़हब को इस्तेमाल कर रहे थे वो, जब तक वो कश्मीर में कर सकते थे, अफगानिस्तान में कर सकते थे, लोकल मोबिलाइजेशन के लिए कर सकते थे। बहुत बार आर्मी अभी भी उसको करती है। जैसे वो टीएलपी करके एक पार्टी है
तरीके लबैक पाकिस्तान, उसको वो लेके ही आए। आर्मी ने ही उसको 10 साल पहले लेके आए कि थोड़ा सा नवाज शरीफ को ऑफ बैलेंस रखेंगे, थोड़ा सा हो सकता है इमरान को भी जरूरत पड़ने पे इमरान खान को भी चेक में रखें, तो वो करते रहते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है उसको उनको ऐसा लगने लगा हो कि अब ये बेसिकली नुकसान ज्यादा हो रहा है, फायदा कम। इस पे भी वो 100% सारे लोग एक ही जगह पे आ गए हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि इस पॉलिसी में भी अपोजिशन ये कह रहा है कि हमें ये हमारे कंसल्टेशन से नहीं बनी हुई है। जब तक आप पब्लिक डिस्कोर्स में डालेंगे नहीं तब तक उस पर पूरी चर्चा नहीं होगी। जब तक सारी चर्चा नहीं होगी और वो जो जितने पेज रिडेक्टेड हैं या नहीं दिखाए गए हैं, तो कल को अच्छा उसमें इस पॉलिसी में वो ये भी कहते हैं कि इसमें कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है इस पॉलिसी के साथ आगे हमको। इन कंटिन्यूटी मेंटेन करेंगे कैसे जब पहले दिन ये सारी बातें हो गई हैं कि 50 पन्ने दिखाए नहीं आपने, हमसे कंसल्ट नहीं किया, तो ये फिर कंटिन्यूटी कहाँ जाएगी? तो वो सारे सवाल बेसिकली वहीं पे, इसलिए बहुत ज्यादा स्पेकुलेट करने का कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है उसका। जी वीरेंद्र जी, इस पॉलिसी में क्या कुछ ट्रेड टाइज या बिजनेस टाइज के बारे में कहा गया है? ऐसा डॉक्यूमेंट में, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है उसमें तो कुछ इसका जिक्र नहीं है। इनके ऑफिशियल ने जब उसके रिलीज के पहले टिप्पणी में बताया था कि इंडिया से ट्रेड करना चाहते हैं, तो ट्रेड करें, उसमें बहुत अच्छी बात है। इंडिया ने ट्रेड के लिए कभी नकारा नहीं। इंडिया के बॉर्डर्स, इंडिया के आर्म्स आर ओपन, आप ट्रेड करिए, लेकिन कोई कंडीशनैलिटी हमें एक्सेप्ट नहीं करते कि ट्रेड तब करेंगे जबकि आप कश्मीर का मामला रिजॉल्व कर लें। जैसा हमने बताया कि कश्मीर का रिजॉल्व तब होगा जबकि बातचीत होगी, बातचीत तब होगी जबकि आप टेररिज्म से अपना ध्यान हटाएंगे। जी, तो ये सब बड़ी मिलीजुली बातें हैं। अगर उनको वास्तव में ट्रेड, इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया का बहुत बड़ा मार्केट है और पाकिस्तान उसका फ़ायदा उठा सकता है। पाकिस्तान का ऐसा सोचना कि इंडिया के लिए पाकिस्तान से ट्रेड करना, हमने हमेशा इस पे जोर दिया, लेकिन शायद इसको पाकिस्तान ने गलत समझ लिया जी, और पाकिस्तान ने सोचा कि ये इंडिया की मजबूरी है जी, कि इंडिया के अगेंस्ट एक ट्रम्प कार्ड और एक लेवरेज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि इंडिया के लिए कोई इसकी बहुत बड़ी अहमियत नहीं है। मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ी अहमियत तो हर चीज़ की होती है, लेकिन बहुत बड़ी अहमियत नहीं है, क्योंकि हमारा जो ट्रेड है वो दुनिया भर से हो रहा है। जी, हमारे बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनसे अच्छे रिलेशंस हो रहे हैं। पाकिस्तान ने इसी तरह से सार्क को ऑलमोस्ट बंद कर दिया। कोई बात नहीं, हम सार्क के परिप्रेक्ष्य में काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे नेबरिंग कंट्री से हमारे रिलेशनशिप नहीं। आज की तारीख में बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, सब कंट्रीज से हमारे बड़े अच्छे रिलेशंस हैं और हम धीरे धीरे अब हम भी समझते हैं कि सार्क खत्म हो गया और सार्क को खत्म करके बाकी हम अपनी एनर्जीज दूसरी जगह लगा रहे हैं। तो इंडिया के लिए पास बहुत ऑप्शंस हैं। इंडिया के लिए पूरी दुनिया खुली हुई है और नेबरिंग कंट्रीज खुले हुए हैं। पाकिस्तान के पास इतनी लग्जरी नहीं है। तो अगर पाकिस्तान चाहता है हमारे साथ ट्रेड करना और इकोनॉमिक टाइज को बढ़ाना, तो वी आर ओपन टू इट एंड वी वेलकम इट। जी प्रदीप जी, आप क्या कहेंगे इस पर? ट्रेड टाइज और बिजनेस टाइज को लेकर इंडिया के साथ और दूसरी कंट्रीज के साथ पाकिस्तान क्या कुछ कर सकता है और क्या करना चाहिए? देखिए, एक MFN स्टेटस होती है, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस होती है जी। तो वो कोई फेवर नहीं, मतलब वो कोई फेवर नहीं होता जो एक देश दूसरे देश को करता है। WTO की रिक्वायरमेंट है कि आप हर देश दूसरे देश को MFN स्टेटस देगा। ठीक है। अब इंडिया ने पाकिस्तान को दिया हुआ था वो 90s में, मिड 1990s में ही दे दिया था। अब पाकिस्तान को इंडिया, भारत को देना था वो, और वो उसको लेवरेज की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। अब बात समझिए, तो एक्चुअली जब आप उनसे बात करते हैं तो ये समझना पड़ेगा वो ऐसी चीजों को भी लेवरेज की तरह इस्तेमाल करने लग जाते हैं जिसको आप लेवरेज, जो हमें मेरा बनता है,
उसको भी वो लेवरेज के तरह देना चाहते हैं, और आज तक वो एमएफएन नहीं दे पाए। उसमें उनको दिक्कत क्या आती थी, जो उर्दू में जब उसका तर्जुमा करते थे तो सबसे प्यारा मुल्क टाइप का कुछ बन के निकलता था। अब उनको दिक्कत ये होती थी कि भारत को सबसे प्यारा मुल्क कैसे कहते हैं। अच्छा, प्यारा मुल्क ना कहो, कुछ और मुल्क कह दो, लेकिन हमें जो बेनिफिट्स मिलते हैं एमएफएन के वो तो आप दोगे। तो पाकिस्तान बेसिकली वो पूरे इकोनॉमिक्स को भी बहुत ही आइडियोलॉजिकल नजर से बेसिकली देखता है। वो उनकी बहुत इंटरनल समस्या है, उसको वो पार कर पाएंगे हमें ऐसा नहीं लगता अभी की हालत जो देख, क्योंकि इमरान खान अब बिल्कुल उसी घोड़े पे अभी आगे जा रहे हैं, इस्लामोफोबिया की बातें कर रहे हैं, हिंदुस्तान की समस्याएं, भारत की समस्याएं बता रहे हैं, अपनी समस्याएं उनको कम दिख रही हैं। तो ये एक प्रॉब्लम अभी है। शब्बार जैदी वहाँ पे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR जिसको कहते हैं, उसके एक्स चीफ रहे हुए हैं। जैसे आप भारत में उसको CBDT जैसे हम कहते हैं, तो वहां पे जो रेवेन्यू बोर्ड के चीफ हैं या फाइनेंस सेक्रेटरी का ऐसे इक्विवेलेंट समझिए, तो उनका ये कहना है, अभी वो हटे हैं, तो 2 महीने पहले उन्होंने एक बयान दे दिया था कि पाकिस्तान इज बैंकरप्ट, मतलब वो पाकिस्तान दिवालिया है। और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो वो टर्म एक यूज करते हैं, गोइंग कंसर्न टर्म यूज करते हैं अकाउंट्स में। उन्होंने कहा कि और पाकिस्तान एक गोइंग कंसर्न आज की डेट में नहीं है। तो ये उनकी आज की डेट पर, फिर 2 दिन के बाद वापस भी ले लिया, क्योंकि फिर उनको फौजियों ने थोड़ा सा समझाया होगा कि आप ऐसे नहीं बोल सकते, और आगे इसके और बहुत सारे, क्योंकि उनको लोन लेने के लिए भी जाना है। अगर किसी दिवाली आदमी को कौन लोन देगा? अगर नॉर्मल हम 10% में लोन देते हैं, दिवाली को 15% में लोन देंगे। तो फिर उन्होंने 2 दिन पहले बोले हमने ऐसा नहीं कहा था, वैसा कहा था। अब ये सच्चाई है, आज की तारीख में पाकिस्तान की ये सच्चाई है। जब तक वो अपना नजरिया दुनिया को देखने का नहीं बदलेंगे, तब तक बेसिकली उनकी इकोनॉमी में वो अंतर नहीं आ सकता। जी वीरेंद्र जी, आपसे चाहेंगे कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी पर आपका कंक्लूडिंग रिमार्क। देखिए, जैसा हम लोग बातचीत कर रहे हैं, पाकिस्तान को अपना रुख बदलना पड़ेगा और सोच बदलनी पड़ेगी। एक ठंडे दिमाग से आंकना पड़ेगा कि वो इंडिया से क्या चाहते हैं और इंडिया को कितना दबाव में ला सकते हैं, और उसको अच्छे से सोच समझ के उनको अपनी पॉलिसी इंडिया के लिए बनानी चाहिए जी। कि ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। तो मेरा ख्याल है जो उनका ऑब्सेशन है कश्मीर से, उसको हटा के और वास्तव में इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ध्यान दें। इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे अगर ध्यान देना चाहेंगे तो इंडिया उनका एक बहुत बड़ा वैल्यूबल पार्टनर बन सकता है। लड़ाई झगड़े की बात करेंगे तो लड़ाई झगड़े की बात करते रहिए आप। हमारे यहाँ इंडिया में एसिमेट्री इज वेरी क्रिटिकल एंड वेरी बेसिक, कि जो हमारी रिलेशनशिप में है वो जब तक कि पाकिस्तान को समझ में नहीं आएगी तब तक इस इंडिया पाकिस्तान की गुत्थी को नहीं सुलझा पाएंगे जी। और कुछ लोग ने इंडिया में कई साल पहले एक इस बात का जिक्र चलाया था कि अगर पाकिस्तान को हराना है जी, मतलब खत्म कर देना है और कंप्लीटली ब्लीड करना है, तो अपने यहाँ मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ाते जाओ, और जैसे जैसे हम मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे पाकिस्तान वुड बी कंपेल्ड टू मैच। और हमारे लिए तो बहुत थोड़ा सा प्राइस होगी, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो डेथ बेड हो जाएगा जी। तो पाकिस्तान को इस चीज़ को समझना पड़ेगा, और ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट में अच्छी अच्छी चीज़ें लिख देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा ख्याल है कि इससे दुनिया के रवैये में कोई फ़र्क नहीं आएगा। जैसे इंडिया में ये सोच है कि हम देखेंगे कि पाकिस्तान का एक्चुअल स्टेप्स ऑन द ग्राउंड क्या होते हैं, इसी तरह से अमेरिका, इवन चाइना जो उनका बहुत अच्छा दोस्त है, वो भी बहुत इंसिडेंट हुए हैं। कोई वहाँ पे टेररिस्ट इंसिडेंट हो जाता है, उसमें चाइनीज़ जो एक्सपैट्रिएट्स हैं उनकी भी मर जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश अपना कोई इन्वेस्टमेंट चाइना में पाकिस्तान में लाना चाहता है जी। तो पाकिस्तान को इस डॉक्यूमेंट ठीक है, और उन्होंने अगर फेस वैल्यू पे लिया जाए तो ये डॉक्यूमेंट उन्होंने, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो है अपनी बदलाव लाने के लिए तैयार है। तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि जो उनके स्टेप्स हों आने वाले महीनों में, वो इस बदलाव को सरकरार रखें। बिल्कुल बिल्कुल। प्रदीप जी, आप क्या कहेंगे, आपके क्या कंक्लूडिंग रिमार्क हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी पर? अपने डिस्कशन को आगे ले जाते हुए, जैसे अभी एक हेनली ने उनके पासपोर्ट इंडेक्स वो निकालता है,
तो उसमें पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है लगभग 108 देश के आसपास होगा, तो नीचे से चौथे नंबर पे है। बाकी जो उसके नीचे के देश हैं, सीरिया है, अफगानिस्तान है, जहाँ पे सिविल वॉर चल रहा है। एक फंक्शनिंग मतलब जिसमें रेगुलर जहाँ सरकार है वो पाकिस्तान लगता है सबसे नीचे का पहला देश है। इस पे पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा। जहाँ पे आदमी जा नहीं सकता, जहाँ का आदमी बाहर नहीं जा सकता, तो वहाँ पे आप बिजनेस कैसे कर लोगे? तो ये तो किताबी बातें हैं। एक जिसको एक नॉर्मल देश कहते हैं, तो वो बेसिकली धर्म के नाम पे मज़हब के नाम पे राजनीति नहीं करता। उसको एक्चुअली उनको असल में ये देखना है कि एजुकेशन बढ़े, दाना पानी बढ़े, पर कैपिटा इनकम बढ़े, तो उसको उनको सेंटर में अपने डिस्कोर्स के लाना पड़ेगा, अपने बातचीत के लाना पड़ेगा, और उसको लाने के बाद ही उनके एक्शन में भी आएगा। अभी तो उनके डिस्कोर्स में लाने का पहली सीढ़ी उन्होंने पार की है इस पॉलिसी को लिख के। अब अंदर उसको डिस्कस करके उर्दू प्रेस में छापें उसको और खूब चर्चा करें, तब फिर धीरे धीरे हो सकता है वो एक्शन की ओर बढ़े। तो अगर 100 कदम लेना है तो हम ये कह सकते हैं उन्होंने पहला कदम लिया है। 99 जैसे आगे आगे चलेंगे उस हिसाब से हम भी उन पर रिस्पॉन्ड करेंगे। बिल्कुल, तो पहला कदम तो पाकिस्तान ने उठा लिया है। उम्मीद करते हैं कि वो आगे भी इसी दिशा में बढ़ेंगे, इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे। आप दोनों ने समय निकाला, आप दोनों स्टूडियो में आए, थैंक यू सो मच। तो जैसे कि हमारे गेस्ट कह रहे हैं कि इस पॉलिसी के ज़रिए जो पाकिस्तान ने अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी जारी की है, उसके तहत उन्होंने अपनी इमेज चेंज करने की कोशिश की है, और ज़रूरत है कि अब पाकिस्तान अपना रुख बदले और जो कुछ उन्होंने बातें अपने पॉलिसी में कही हैं उसी के अकॉर्डिंगली वो एक्शन भी लें। और इसी के साथ हमारी इस पेशकश में आज बस इतना ही। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं, और हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।